मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनबसा में आयोजित होली मिलन समारोह में की शिरकत, जमकर मनाई होली, लोगों के साथ किया होली नृत्य। उत्तरकाशी में आधी रात को 4 बार लगे भूकंप के झटके, रिएक्टर पैमाने पर 2.5 की रही तीव्रता, जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं। चार धाम यात्रा रूट के चेक पोस्ट को परिवहन विभाग बनाएगा हाईटेक, तीर्थ यात्रियों को होगी सुविधा, चेक पोस्ट पर नहीं करना पड़ेगा घंटों इंतजार। जसपुर में NH 74 पर भगवंतपुर चौराहे के पास ट्रैक्टर और कार की हुई भिड़ंत, कार सवार एक व्यक्ति की मौत, 4 हुए गंभीर रूप से घायल। और हल्द्वानी में इलेक्ट्रॉनिक और गद्दी की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, 3 दुकान जलकर हुए राख, लाखों का सामान हुआ खाक। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा का दौरा किया, जहां उन्होंने शिक्षा भारती आदर्श विद्यालय के वार्षिक कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही विकास भवन में आयोजित उत्तराखंड जनजाति एवं अंतर्राष्ट्रीय थारू सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम में जनजाति के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से समाबाद दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री ने थारू जनजाति की महिलाओं और पुरुषों के साथ थारू होली के नृत्य में भी भाग लिया। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जनजातियों के उत्थान के लिए प्रयासरत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सपत्नी चंपावत के बनबसा पहुंचे और रामलीला मंच हाई स्कूल गुदमी में आयोजित होली मिलन समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम स्थल पर सीएम धामी और उनकी पत्नी का भव्य स्वागत किया गया। सीएम धामी ने होली गायन कलाकारों के साथ नृत्य किया। इसके बाद सीएम टनकपुर के गांधी मैदान में आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल हुए। वही मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री ने सभी राज्यवासियों को होली की शुभकामना दी। देता हूँ माँ पूर्णागिरी की कृपा से, गोलयुग गुप्ता की कृपा से हमारा राज्य, हमारा ये चंपावत जनपद आदर्श बनेगा, उत्तराखंड आदर्श बनेगा और हम सब मिलकर उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उसको प्राप्त करेंगे। देहरादून में ढोंडियाल समाज के लोगों ने होली मिलन समारोह आयोजन किया। गढ़वाल मंडल के 54 गांव में यह आयोजन किया गया, जिसमें ढोंडियाल समाज की 25 विभूतियों को सम्मानित किया गया। मिलन समारोह में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर कई और विभूतियों को भी सम्मान दिया गया। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समिति के अध्यक्ष उमेश ढोंडियाल और सचिव प्रभाकर ढोंडियाल ने कहा कि ऐसे आयोजनों से हमारी नई पीढ़ी को अपने समाज से जोड़ते हैं। भ्रातृ मंडल कल्याण समिति है, तो जो ढोंडियाल हमारे भाई लोग हैं, एक संस्था है हमारी। तो लगभग 22 साल पहले इसकी स्थापना की गई थी इसी जानकी स्कूल में। ढोंडियालों के जितने गाँव हैं, जो 53 गाँव के मैंने नाम बताया है, उन सब गाँव के लोगों को हम एक साथ बनाना चाह रहे हैं और समाज में अपना कैसे हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं इस सोसाइटी के थ्रू, वो हम लोग इसमें प्लान करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। उसका आज मैं एक होली मिलन कार्यक्रम रखा था। कुछ समय से कुछ सालों 7-8 साल के लिए इसमें हम मेम्बरशिप ऐड नहीं कर पाए, लेकिन जो पहले हमारे इसमें लगभग 300 सदस्य पहले थे और लगभग 135 सदस्य हमारे इस बार दोबारा इसमें हुए हैं। तो 500-550 के हिसाब से मान सकते हैं लगभग। और जितने भी ढोंडियाल हैं उत्तराखंड के, क्योंकि दिल्ली में तो ऑलरेडी एक ढोंडियाल भ्रातृ मंडल कल्याण समिति चल रही है, तो
उत्तराखंड के जिले हम सबको उसमें जोड़ेंगे। ठीक। पूरे भारतवर्ष में ढोंडियालों की बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी इंजीनियर डॉक्टर हैं और हमारे हाल में 53 गाँव में ढोंडिया जाति गाँव है। तो हमने यहाँ पर प्रयास किया है कि ढोंडिया जो लोग यहाँ पर भी हैं वो लोग यहाँ पर आए, उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम है और जो नई पीढ़ी है उस नई पीढ़ी को ढोंडियालों का जो इतिहास है, ढोंडियालों का जो इतिहास है, हम थोकदारों का जो इतिहास है उसे अवगत करें, इसीलिए सम्मेलन किया है। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड भगत सिंह कोश्यारी चंपावत के लोहाघाट पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बता दें, स्वागत समारोह के दौरान पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र बजाने वाले कलाकारों को कोश्यारी ने होली की न्यौछावर देकर उनका सम्मान किया। इस दौरान कोश्यारी ने कहा कि उनकी आयु अब 80 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, अब वे राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने पीएम मोदी को भी दे दी है। ऐसे में वह अब अपनी मातृभूमि के लिए काम करना चाहते हैं। उत्तराखंड में विकास कार्यों के लिए वह अब अपना पूरा समय देना चाहते हैं। कोश्यारी ने कहा कि वह पर्वतीय क्षेत्र के युवाओं को सब्जी उत्पादन, डेयरी, फल संरक्षण, बागवानी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। अपना इस उम्र में आकर के यदि मैं अपनी जन्मभूमि की उस सेवा कर सकूं तो अच्छा लगेगा। और इसमें केवल राजनीति सेवा का मार्ग नहीं है, राजनीति एक मार्ग है, लेकिन राजनीति के अलावा अनेक सर्जन के काम है। ये उत्तराखंड आज जो हमारा सपना था, ये आत्मनिर्भर होगा, यहाँ टूरिज्म की इतनी संभावनाएं हैं, यहाँ फलोद्यान की इतनी सुविधाएं हैं, यहाँ फिशरीज, डेयरी, हर चीज में यहाँ पर इतनी संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को बहुत से युवा लोग काम कर रहे हैं। मैं कुछ योगदान दे सकूं तो इस दृष्टि से मैंने कहा कि भाई जो थोड़ा बहुत मेरे से इस उम्र में हो सकेगा उसमें मैं काम करूंगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी एक तरफ विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मुद्दा हाथ से नहीं जाने देती। सीएम की समीक्षा बैठक को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के होते हैं। बैठक में विपक्षी विधायकों का न बुलाना सरकार की मंशा को साफ जाहिर करता है। तो वहीं कांग्रेस के सवालों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष के विधायकों को इसके लिए नहीं बुलाया गया कि कहीं बैठक में कोई उपवाद न हो जाए। तो यही है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है कि पक्ष और विपक्ष रहता है और जिनकी सरकार होती है वो समदृष्टि से देखते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि 17 से आज तक तो समदृष्टि हमको कहीं पर दिखाई नहीं दी है। अब मुख्यमंत्री क्या निर्णय लेंगे ये उन पर निर्भर करता है, लेकिन हम जरूर सरकार से कहना चाहते हैं कि लोगों ने हमको चुनकर के भेजा है तो हमारे विधानसभा क्षेत्रों में भी जो है कार्य होने चाहिए और मुख्यमंत्री जी को, जो हम विपक्ष के विधायक हैं, उनको भी जो है बैठकों में आमंत्रित करना चाहिए। अगर आप सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ हमको नहीं बुलाना चाहते हैं तो अलग से कांग्रेस के विधायकों की बैठक करें। इस विषय को हम सदन के अंदर भी उठाने का काम करेंगे। हमारे विधानमंडल की बैठक में ये विषय आया था कि अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक संबंधित विषय है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित मैं कह सकता हूँ कि जो अपोजिशन के विधायक हैं उनके साथ भी बैठकर और उन्होंने जो अपने काम सरकार के द्वारा अपेक्षाएं रखी होंगी उन सभी विषयों के भी वो संज्ञान लेंगे और उसमें समझ क्यों अभी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारी लोकसभाएं हैं उनमें हमारे जो विधायक हैं दो पक्ष होता है। एक तो सरकार के द्वारा सुझाव और कार्यों की का विषय जिसको हम धरातल उतारना चाहते हैं उसकी गुणवत्ता क्या है, एक पक्ष होता है। दूसरा अपोजिशन का पक्ष होता है। अपोजिशन नकारात्मक दृष्टिकोण से क्या सुझाव देता है, तो इसलिए वो एक साथ सामूहिक बैठक होनी संभव ही नहीं थी, इसलिए अलग से उनके साथ बैठने का ये मुख्यमंत्री जी तय कर। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 13 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होगी। बजट सत्र को लेकर जहां एक ओर सरकार ने तमाम तैयारियां कर रखी हैं, तो वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए रणनीति बना चुकी है। सत्र के पहले ही कांग्रेस विधानसभा घेराव करने की तैयारी में है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस अर्थव्यवस्था, भर्ती घोटाले सहित तमाम मुद्दों पर धामी सरकार को घेरने की तैयारी में है। गीता भंडारी मर्डर केस में अभी तक वीआईपी का नाम सामने नहीं आया है।
भर्ती घोटाले में अभी उस वीआईपी का नाम सामने नहीं आया है जिसका जिक्र एस राजू ने इस्तीफा देते समय किया कि हाकम सिंह और मंडल अध्यक्ष जो इनके बीजेपी के पकड़े गए हैं उनके संरक्षक जो हैं वो जांच नहीं होने देना चाहते, उसका नाम सामने नहीं आया है। बेरोजगार नौजवान नवयुवतियों पर लठ चले हैं इस राज्य पे, ये विषय है। गन्ना किसानों का पुराना भुगतान अभी तक नहीं हुआ है और न ही समर्थन मूल्य को बढ़ाने की कोई कार्रवाई सरकार ने की। हमको उम्मीद थी कि सरकार इस बार की कैबिनेट में गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ाएगी और उनके पुराने भुगतान का जिक्र करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, गन्ने के सीरे से बनने वाली शराब का मूल्य जरूर बढ़ाया गया। तो सरकार अकंठ जो डूबी हुई है, खनन इस प्रदेश में जिस तरीके से चल रहा है, ये सारे ऐसे विषय हैं जिनको लेकर हम सरकार को घेरने का काम विधानसभा सत्र के दौरान करेंगे। उत्तराखंड पुलिस प्रमुख अशोक कुमार ने मंगलौर कोतवाली का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों से अच्छा आचरण रखने और जनता को न्याय दिलाने की नसीहत दी। कार्यक्रम में डीजीपी अशोक कुमार को गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। साथ ही एसएसपी अजय सिंह ने अपनी टीम के साथ उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में कोतवाली में उपनिरीक्षक विवेचना कक्ष का लोकार्पण किया गया, जिसके बाद डीजीपी अशोक कुमार ने अभिलेखों की जानकारी ली और अभिलेखों को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। इस दौरान डीजीपी ने पुलिस कर्मियों के लिए तैयार किए जा रहे आवासों का निरीक्षण किया और नशे के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। निर्देश देंगे कि जरूर एनएच वालों से मीटिंग करें, जिलाधिकारी के नॉलेज में लें, उनको लिखित में भी दे दें। ये व्यवस्था यहाँ पे बहुत जरूरी है, यहाँ पे ये कट बहुत जरूरी है, अन्यथा ये दुर्घटनाओं का कारण तो उसका प्रयास करेंगे कि उसको सुधारें। जो एक तो निरीक्षण इसलिए किया जाता है उसका रखरखाव अच्छा है कि नहीं, कहीं कोई वेपन या कारतूस मिसिंग तो नहीं है, गायब तो नहीं है, वो सब तो ठीक पाएंगे। बाकी अब हमने हर थाने से 303 हटा दिए हैं और SLR आ गई है, और जो सिटी एरिया का है पेट्रोलिंग, उसके लिए हमने सब जगह पे पिस्टल्स बढ़ा रहे हैं, और जो बॉडी प्रोटेक्टर वगैरह उसकी थोड़ी कमी है, उसकी संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे कि कोई नंगे आदमी पुलिस के काम आ सके। मंगलौर कोतवाली के निरीक्षण के बाद उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार और आईजी करण सिंह ने जनता दरबार लगाया। इस दरबार में आम नागरिकों ने पुलिस अधिकारियों से चर्चा करके अपनी समस्याएं बताई, जिनका पुलिस अधिकारियों ने मौके पर निवारण किया। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस की कार्यप्रणाली में बेहतर कार्य करने के बाद भी हमेशा एक पक्ष असंतुष्ट रहता है, लेकिन हम फिर भी पुलिस और नागरिकों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। ओपनली जनसंवाद हुआ और बहुत सारी पब्लिक आई, आपने भी देखा, और बहुत सारे मुद्दे थे। कई जगह पे पब्लिक चौकियां खुलवाना चाहती है, कहीं किरान किलर में फायर स्टेशन खुलवाना चाहते हैं, नारसन में थाना खुलवाना चाहते हैं, तो वो सब कुछ मुद्दे हैं। उसके अलावा जो बाकी मुद्दे, कुछ नशे के बारे में, कुछ साइबर क्राइम के बारे में, कुछ ट्रैफिक से संबंधित भी बहुत से मुद्दे आए। तो सभी के लिए हमने SSP साहब जहाँ के जो हैं बेस्ट पॉसिबल जो उसके वो होंगे सोल्यूशन, उसका वो समाधान निकालें। हरिद्वार के मोहम्मदपुर पांटा गांव में लोग टंकी के उचित स्थान पर निर्माण न होने से परेशान है। दरअसल विकासखंड रुड़की के जल निगम के अंतर्गत पानी की टंकी प्रस्तावित है, जिसे निर्धारित स्थान पर न लगाया जाकर ऐसे स्थान पर लगाया जा रहा है जहां काफी गंदगी फैली हुई है। साथ ही पानी की निकासी भी नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि तहसीलदार ने धमकाते हुए कहा कि तुम्हारी मर्जी से टंकी का निर्माण नहीं होगा और इसका विरोध प्रदर्शन किया तो ग्रामीणों पर मुकदमा लिखवा दूंगी। के लिए हमने प्रस्ताव डाला था। हाँ, मैं उसके पक्ष में खड़ी हूँ, और वहाँ से पानी की जो सुविधा है ना वो अच्छी है, और वहाँ पे पानी लगने से सभी को अच्छे से सुविधा भी हो जाएगी, कंफर्टेबल रहेगा, सभी को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और यहाँ पे लगाने से काफी दिक्कतें आ रही है, तो इसलिए बेहतर है वहीं पे लग जाए। तहसीलदार आए थे शायद कल, और वो भी चेतावनी देकर गए थे कि गाँव वालों को यहाँ पर टंकी ना लगाए। हमने दिया था, पहले भी दिया था और अभी भी दिया था, उस पर कोई सुझाव नहीं आया अभी तक। उनका कोई ऐसी कोई ऑप्शन नहीं उठाया उन्होंने अभी तक हमें कुछ। तो गांव वाले चाह रहे हैं कि टंकी की व्यवस्था वहीं पे हो जाए, तो उन्हें थोड़ा आसानी रहेगी, पानी की थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी। तो बस थोड़ा उसी के पक्षपात में, हम गाँव वालों के पक्षपात में ही है।
मसूरी में रोपवे परियोजना के अंतर्गत बेघर हुए लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसके चलते प्रदर्शन के चौथे दिन प्रदर्शनकारियों ने उपवास किया, जिसका समर्थन उत्तराखंड क्रांति दल ने भी किया। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर सतीश सैल कपरवाण ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों के हित के लिए कोई काम नहीं करती। भाजपा सरकार पहाड़ के लोगों का उत्पीड़न कर रही है। साथ ही कहा कि क्रांति दल शिफनकोट से बेघर हुए लोगों के लिए लड़ाई लड़ता रहेगा। इस मसूरी को बर्बाद करने के लिए, वैसे पूरे पहाड़ को बर्बाद करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन देख सकते हैं पिक्चर पैलेस चौराहे पे बोर्ड लगा हुआ है, 4 महीने से इगास कब चली गई है, लेकिन वो इनकी जुगलबंदी है। इन दोनों ने मिल करके शिपनकोट को तोड़ा है। विधायक वहीं खड़े थे और ये गायब थे जानबूझ के। आज उपवास रखा था, आज व्रत रखा था हमने गणेश जी का नाम का कि भाई आप आइए, इस जगह पर आइए जहां आपकी बहनें बैठी हैं, जिनको आपने राखी बांधी है, यहाँ पर आइए। और आपने जो शिपनकोट को भूमि में जो है मकान बना के दे रहे हैं, आज 1.25 साल हो गया है। कहाँ वो मकान गए, कहाँ वो माता मंगला के जो है 5.5 करोड़ रुपए चले गए हैं। कम से कम आगे बता दीजिए अपनी जनता को। तो ये बड़ा दुखद है और कोई बात नहीं है, ये जनता की अदालत है। हम जनता के बीच खड़े हैं और हमारा गांधीवादी जो आंदोलन है वो चलता रहेगा। आज से 5 महीने पहले हल्द्वानी में हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। ये विषय हमारा वहाँ पर भी आया था। इसको हमने वहाँ पर ये प्रस्ताव पारित किया था कि इसको मुख्य मुद्दे में हमने रखा है। जिसकारों को फांसी की सज़ा देने के लिए, सीबीआई की जांच करने के लिए, और जो भर्ती घोटाला हुआ है, चाहे वो विधानसभा में हुआ है, चाहे यूकेएसएससी का हुआ है, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन में हुआ है, वहाँ जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो पर्दे के पीछे हैं, मंत्री हैं उसमें शामिल हैं, उसमें आईएएस शामिल हैं, उनके खिलाफ जो जांच बिठाने के लिए सीबीआई की जांच होनी चाहिए, उनको सज़ा देनी चाहिए, उन पर कानूनी शिकंजा होना चाहिए। उसके लिए ये सब हमारे प्रस्ताव हैं। तो इस प्रस्ताव में ये सब है, तो इसमें हम लड़ाई लड़ेंगे। हम कल भी हमने देहरादून में लड़ाई लड़ी है। काफ़ी हमारा जो महिला उत्तराखंड क्रांति दल था, उसको पूरा ये हमने गाइडलाइन दी थी कि आपको इस मुद्दे को बहुत मजबूती से उठाना है। और हमने उत्तरकाशी में भी ये मुद्दा उठाया था और आगे जहाँ भी हमारा कार्यक्रम होगा वहाँ इस मुद्दे को उठाएंगे। केदारनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। इस बार केदारनाथ धाम में यात्रियों के लिए यात्रा मार्ग पर पक्के शौचालय बनाए जा रहे हैं। यात्रा मार्ग पर पक्के शौचालय होने से केदारनाथ धाम में स्वच्छता रहेगी, साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को असुविधा भी नहीं होगी। बता दें कि शौचालय के अभाव में यात्रा मार्ग पर ही शौच किया जाता है, जिससे पूरे रास्ते पर गंदगी और बदबू रहती है। सुलभ इंटरनेशनल के माध्यम से ही सफाई व्यवस्था केदारनाथ पैदल मार्ग पर थी और इस बार भी रहेगी। लेकिन जैसा शासन के द्वारा निर्देश हैं और ये उनके साथ जो अनुबंध भी किया जा रहा है, तो उसमें ये व्यवस्था है कि सारे जो शौचालय हैं वो पक्के बनाए जाएंगे और उसको मेंटेन किया जाएगा। नियमित रूप से उसमें जलापूर्ति रहेगी, जिससे कि उनकी सफाई भी प्रॉपर हो सके। तो ये निश्चित रूप से पिछले बार की तुलना में बेहतर वहाँ पर हमको शौचालयों की व्यवस्था देखने को मिलेगी। और जो कूड़ा करकट है उसको भी निस्तारित कैसे किया जा सके टाइम टू टाइम, इसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। देहरादून में 4 धाम यात्रा रूट पर हाईटेक चेक पोस्ट बनाने की तैयारी की जा रही है, जिससे यात्रा के दौरान दस्तावेज चेक करने में बर्बाद होने वाले समय की बचत की जा सकेगी। जानकारी के मुताबिक 4 धाम यात्रा में हर साल 5-6 लाख यात्री कॉमर्शियल वाहन से सफर करते हैं और यात्रा के दौरान दस्तावेज चेक करने में यात्रियों के घंटों बर्बाद होते हैं। इसलिए यात्रा में इस्तेमाल होने वाले वाहनों का ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड तैयार किया जाएगा, जिसमें वाहन ड्राइवर की सारी जानकारी ऑनलाइन सेव की जाएगी, जिसके इस्तेमाल से हाईटेक चेक पोस्ट पर वाहन की जानकारी ऑनलाइन चेक की जा सकेगी। में आने वाले वाहन चालकों को और यात्रियों को कुछ एक दिशा निर्देश बनाए हमने, जो जिसके अनुपालन से उनको फ़ायदा होगा और दुर्घटनाओं पर नियंत्रण भी लग सकता है। उनके लिए यात्रा आसान हो जाएगी, सुगम भी हो जाएगा और सुरक्षित भी हो जाएगा। ऐसे कुछ चीज़ों पे फोकस करना है। सबसे बड़ी बात है कि यात्रा पे आ रहे हैं तो गाड़ी के डॉक्यूमेंट आपके सही होने चाहिए। गाड़ी की लंबाई चौड़ाई जो भी उसके मानक हैं वो भी सही होने चाहिए, पहाड़ के अनुरूप होने चाहिए। थर्ड है कि ग्रीन कार्ड बने होने चाहिए। अगर कमर्शियल व्हीकल में आ रहे हो आप तो ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड होने चाहिए आपके पास। उसके साथ साथ आपको आपकी स्पीड सही होनी चाहिए। जो तीखे मोड़ पहाड़ों में होते हैं उस पर संभल के चलना है, हॉर्न देना है, ज़्यादा लंबे समय तक स्टीयरिंग ड्यूटी नहीं करनी है।
हरिद्वार में नंदा गौर योजना के तहत व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया। योजना की प्रथम और द्वितीय फर्जीवाड़े की शिकायत सामने आ रही थी। मामले में संज्ञान लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने कार्रवाई की और दोनों चरण के करीब 200 आवेदन अपात्र पाए गए, जिन्हें निरस्त कर दिया गया है। बताया गया कि अपात्र हितग्राहियों ने जालसाजी पूर्वक फर्जी आय प्रमाण पत्र से आवेदन किया था। उत्तरकाशी में आधी रात लगातार एक के बाद एक भूकंप के 4 झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों से उत्तरकाशी के लोग दहशत में आ गए। लोग आधी रात घरों से बाहर निकल आए और सुरक्षित स्थानों पर चले गए। भारतीय मौसम विभाग नई दिल्ली के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 2.5 रही, जिसका केंद्र जिले के भटवाड़ी तहसील में सिरोर गांव का जंगल था। उत्तरकाशी जिले में रविवार रात करीब 12:40 पर भूकंप का पहला झटका महसूस हुआ। इसके बाद 5 से 10 मिनट के भीतर लगातार भूकंप के 4 झटके महसूस किए गए। लगातार आए भूकंप के झटकों से उत्तरकाशी के लोग सहम गए। लोग भय के मारे घरों से बाहर निकल आए। जिला मुख्यालय में लोग घरों से बाहर सड़कों पर निकले। कुछ लोग रामलीला मैदान में सुरक्षित स्थान पर चले गए। जानसू और जोशियाड़ा में लोग डर के मारे बाहर सड़क किनारों पर चले गए। जिला आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक जनपद के सभी तहसील क्षेत्रों से कहीं से कोई जनहानि की सूचना नहीं है। जोशीमठ में भू धसाव से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का कार्य तेजी से जारी है। चमोली जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने पुनर्वास पैकेज के तहत जोशीमठ में आपदा प्रभावित 2 भवन स्वामियों को धनराशि के चेक वितरित किए। पुनर्वास पैकेज के तहत अभी तक 5 भवन स्वामियों को चेक वितरित किए जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ उद्यान विभाग की भूमि पर प्री फैब्रिकेटेड भवन निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया गया है। बता दें, ठाक में 15 प्री फैब्रिकेटेड भवनों में से कुछ भवन पूर्ण रूप से तैयार कर लिए गए हैं। वहीं कुछ भवनों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, जिनका निरीक्षण करने के लिए जिलाधिकारी हिमांशु खुराना पहुंचे और निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बड़ा हादसा हो गया, जहां 2 दुकान में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लगी। आग लगने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने समय रहते आग पर काबू पाया। आग की वजह से दुकान मालिकों का लाखों का नुकसान हो गया। बता दें, पूरा मामला बनभूलपुरा क्षेत्र के रेलवे बाजार का है। है 11 बजे के लगभग ये सूचना मिली कि एक दुकान जिसमें कि गद्दे हैं, ये गद्दों की दुकान थी, वहाँ पे आग लग गई है और बड़ी तेज़ी से आग फैली। चूँकि इसमें गद्दे रखे हुए तो फोम के गद्दे थे। सूचना पे तुरंत से जो फायर की सर्विस की गाड़ियाँ हैं वो पहुँची, फायर टेंडर पहुँचे, सीएफओ खुद मौके पे मौजूद हैं, थाना बनभूलपुरा की टीम, अन्य जो आसपास के थानों के कर्मी भी यहाँ पे आए हैं। आग पे तो काबू पा लिया गया है, लेकिन इसमें दुकान में काफ़ी नुकसान हो गया है। लगभग उनका सभी सामान जल गया है। आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। संभवतः शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी होगी, लेकिन ये पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।